बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और प्राणी जगत के अगले लेक्चर की तरफ में हम बढ़ रहे हैं, जिसमें हम अगले विषय पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आज हम इसमें बहुत स्पेशल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है और क्या क्या पढ़ना है। लास्ट क्लास से मैंने आप लोगों को 3 फाइलम मैंने बता दिया है और जब आप उस 3 फाइलम को पढ़ेंगे तो आप पहले उससे रिवीजन बढ़िया करेंगे। एनिमल किंगडम हमारा आज का भी टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे फाइलम के बारे में। सो एक बार फिर से अपने आप को रिवाइज करवाइए कि व्हाट इज पोरीफेरा, पोरीफेरा क्या चीज होती है। फिर अपने आप को रिमाइंड करवाइए कि पोरीफेरा के अलावा हमारे पास में जो सील एंड ट्रेटा होता है, ठीक है, सील एंड ट्रेटा होता है, ये क्या चीज होती है। खुद याद दिलाइए अपने आप को कि जो टीनोफोरा नाम की चीज होती है वो टीनोफोरा क्या है और उसके पास में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है और इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आपको एकदम 110% कह रहा हूं सारी चीज एकदम याद हो जाएंगी। चलो बिना लेट किए हुए मैं एक बार रिवीजन करा देता हूं ताकि आप लोग को याद हो जाए कि आपको पोरीफेरा में सबसे ज्यादा पढ़ने वाला टॉपिक क्या था। मैंने पहले ही बताया था पोरीफेरा में आपको 3 विषयों पे ध्यान लगाना है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सम्मिति वाला सवाल बना लेंगे, मुझे ऐसा लगता है आप सिलोम वाला सवाल बना लेंगे, आप संगठन वाला सवाल बना लेंगे। मुख्य रूप से बच्चों को कंफ्यूजन होती है तो इस पे 2 चीजें होती है बेटा, एक तो जनन, एक जनन। तो जनन के आधार पर आप इसे 2 भागों में बना सकते हैं कि इनके पास जनन 2 टाइप का होता था। फटाफट बता रहा हूं, एक सेक्सुअल और एक हो गया असेक्सुअल। जो सेक्सुअल है उसमें वहीं पर याद रखना बेटा दे आर उभय लिंगाश्रयी। ये लोग कैसे थे, उभय लिंगाश्रयी थे ना। अब उभय लिंगाश्रयी के अलावा दूसरा पार्ट आता है कि इनमें जो है आंतरिक निषेचन होता था। अब आंतरिक निषेचन के बाद ये भी पॉइंट निकल कर आती थी कि जो इनका परिवर्धन था वो अप्रत्यक्ष था, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है। इनमें लार्वा अवस्था थी, इनमें लार्वा अवस्था थी। समझ रहे आप मेरी बात को, ये लार्वा अवस्था थी। फिर पॉइंट आता है अगर असेक्सुअल है तो असेक्सुअल किसके द्वारा होगा, फ्रेगमेंटेशन, विखंडन के द्वारा, फ्रेगमेंटेशन विखंडन के द्वारा ये प्रक्रिया हो रही थी। सो ये पोरीफेरा। फिर इसमें एक मुख्य पार्ट आता है मुख्य लक्षण। तो जब आप मुख्य लक्षण की बात करते हैं तो इसके पास 3 मुख्य लक्षण निकल कर आते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। मुख्य लक्षण पे पहला क्वेश्चन आपको पता होगा कि आपके पास में आएगा, जिसे अपन कहते हैं वाटर कैनल सिस्टम। और जब अपन वाटर कैनल सिस्टम के बारे में आते हैं तो इसे अपन कहते हैं जल नाल तंत्र। ये इसका मुख्य कैरेक्टर है, नाल तंत्र इसे अपन कहते हैं। और जब आप इसे नाल तंत्र में पढ़ रहे हैं तो आप ये याद रखना कि इसमें 3 चीजें होती हैं। एक हो गया ऑस्टिया, उसके बाद भोजन पहुंचा यहां पर या पानी पहुंचा स्पॉन्जियोसील में, और उसके बाद ये पहुंच गया ऑस्कुलम में। याद हुआ, ऑस्कुलम में पहुंच गया। फिर यहां पर पॉइंट आया, दूसरा पॉइंट आता है आपके पास में कोएनोसाइट सेल। साथ ही साथ में इसी का दूसरा नाम याद रखना कॉलर सेल। कॉलर सेल के बाद इसी का दूसरा नाम होता है अमीबियोइड सेल, ठीक है। इन सब का याद रखना और इसी में याद रख लेना फ्लैजिलम। ये सबके सब जो है ना पाचन वगैरह में मदद करते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि इनके पास में मान लो अगर ये भाग है और इस भाग में ऐसा बड़ा सा एक संरचना पाया जाएगा, फिर ये बड़ी सी संरचना जो है आगे की तरफ में ऐसा पाइप बनाया रहेगा, ऐसा 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 करके, और यहां से ऐसा निकला रहेगा फ्लैजिलम। तो इनका नाम जो है यहां से अगर यहां तक देखा जाए तो ये अमीबा सेल है, अमीबा सेल है। इस सेल का नाम मैंने बताया था कोएनोसाइट है, ये कोएनोसाइट है। इस सेल का नाम मैंने बताया था, इस सेल का नाम कॉलर सेल है और इसका नाम होता है फ्लैजिलम, है ना। अब ये पॉइंट ये था कि ये जो है भोजन को पकड़ने में मदद करता है, पकड़ना भोजन, ठीक है। इन दोनों का काम होता है भोजन को पकड़ना। कोएनोसाइट का काम होता है पाचन करवाना, अमीबा का काम भी पाचन करवाना। ये सारे फीचर्स यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और एक लास्ट फीचर जो आपको इसमें दिखाई देगा वो आ गया स्पॉन्जिन। स्पॉन्जिन का बना हुआ, ये स्पॉन्जिन यहां पर दिखाई देगा, ये आपको दिखाई देगी कंटिका। कंटिका का मतलब होता है स्पिक्यूल। स्पिक्यूल्स स्पॉन्जिन का बना हुआ रहता है, स्पॉन्जिन का बाह्य कंकाल। हो गया काम खत्म, हमारे पास में हो गया। बस इतनी चीजें याद कर लीजिए तो आपका पॉइंट एकदम डिटेल में क्लियर हो जाएगा, ठीक।
ये कहानी हमारी बन जाएगी। ये पोरीफेरा है। एंड लास्ट वन फिर एग्जाम्पल पढ़ लेना, एग्जाम्पल पे भी खूब अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। तो जब आप एग्जाम्पल पे क्वेश्चन बनाओगे, ये रिवीजन वाला एक लाइन पे इतना ही पढ़ना है। फिर आप एग्जाम्पल पे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो याद रखना साइकॉन, ठीक है, इसे अपन नॉर्मल स्पॉन्ज कहते हैं। फिर उसके बाद यूस्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया या स्पॉन्जिला, और उसके बाद यूस्पॉन्जिया। सबके पेट नेम भी याद रखना। इसे बाथ स्पॉन्ज कहते हैं, नहाने वाला स्पॉन्ज। इसे अपन क्या कहते हैं, स्पॉन्जिला को, ठीक है। तो इसे स्पॉन्जिला जैसे वर्ड आ जाता है तो इसे अपन कहते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। ये दोनों वैसे क्षारीय में रहते हैं, लेकिन ये अकेला जो है वो फ्रेश वाटर में रहता है। और इसे साइकॉन को साइफा कहते हैं, साइकॉन को साइफा या स्पॉन्ज या साइकॉन कहते हैं इसे। तो बस हो गया, कहानी खत्म हमारे पास में। ये नाम, ये पोरीफेरा, कहानी खत्म। दूसरा वर्ड जो पूछा जाता है वो इसलिए कंफ्यूज कर बहुत ज्यादा होता है कि हम इसे कहते हैं बेटा सीलेन ट्रेटा, और इसी का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था कि इसका नाम होता है निडारिया। निडारिया के ऊपर में मेन फीचर्स यही होता है बेटा कि इसके पास में जो है ना लार्वा अवस्था तो रहेगी, ठीक है। इसमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जनन पे, बाकी सब चीज तुम लोग जानते हो कि इसके पास समिति कौन सी, ये कौन सा, वो सब रिवीजन में है। सो सीलेन ट्रेटा पे मेन पॉइंट आता है इसका मुख्य लक्षण। मुख्य लक्षण में अगेन यहां पर भी वही चीज आ जाती है, जनन जो होता है इनमें अलैंगिक जनन होता ही नहीं, लैंगिक जनन बस ही रहेगा। हाँ, मतलब अलैंगिक लैंगिक दोनों होता है। मुख्य लक्षण दोनों में बताता हूं मैं आप लोगों को क्या क्या होगा। लैंगिक दोनों होता है, सॉरी, लैंगिक और दूसरा क्या हो जाएगा, अलैंगिक। अलैंगिक जो होता है वो बडिंग के द्वारा होता है, मुकुलन, ठीक है, बडिंग करेगा। और लैंगिक जनन जो होता है वो तो युग्मक जनन तो सभी का होता है, युग्मक जनन के द्वारा होगा, युग्मक बनेंगे। फिर इसमें एक पॉइंट आता है, एक स्टेज आता है, उस स्टेज को अपन कहते हैं, दो प्रकार के स्टेज आते हैं। इसे अपन को एक का नाम कहते हैं पॉलिप और दूसरे का नाम होता है मेडुसा। फिर एक पॉइंट निकल कर आता है कि पॉलिप मेडुसा को कैसे बनाता है, तो याद रखना असेक्सुअली, अलैंगिक जनन के द्वारा बना देता है, और मेडुसा पॉलिप को बनाता है लैंगिक जनन के द्वारा। ये पहला फीचर हो जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है। फिर पॉलिप मेडुसा कंप्लीट हो जाएगा तो अम्ब्रेला शेप रहता है, ये रहता है, वो रहता है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो हमारे पास में सीलेन ट्रेटा, अच्छा, नीडोब्लास्ट इनका मुख्य लक्षण होता है। नीडोब्लास्ट जो इनके टेंटिकल्स में होता है, ठीक है, ये रक्षा करने के लिए, करंट मारने के लिए, ठीक है, रक्षा, शिकार आदि के लिए आवश्यक होता है। टेंटिकल्स में रहता है नीडोब्लास्ट, इसी को नीडोसाइट भी कहते हैं। फिर एक पॉइंट निकल कर आता है कि इनके पास में होता है हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम ही इनका माउथ है और हाइपोस्टोम ही इनका एनस है। ये लाइन याद रख लेना, ठीक है। तो ये सब बातें सीलेन ट्रेटा के बारे में बढ़िया तरीके से याद रखना कि ये लैंगिक जनन, पॉलिप मेडुसा, नीडोब्लास्ट, हाइपोस्टोम, पीढ़ी एकांतरण, ये सब पाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद स्थिति याद रखना इसकी कि ऊपर की नीचे की तरफ में अगर टेंटिकल्स नीचे हैं तो अम्ब्रेला शेप है तो मेडुसा है, ऊपर की तरफ में है तो पॉलिप है, ऊपर की तरफ में है तो हाइड्रा है, नीचे की तरफ में आ जाता है तो उसे अपन कह सकते हैं, मान लो ओबिलिया, ओरेलिया, ठीक है। फिर इसके पूरे एग्जाम्पल सीलेन ट्रेटा के याद रखो, तो पूरे एग्जाम्पल अपने हिसाब से लिख लेना। गॉर्गोनिया, सी फैन कहते हैं उसको, पैनिटेला, पेनिट्यूला जिसे अपन कहते हैं सी पेन, एडमसिया जिसे अपन कहते हैं सी एनिमोन। इसके अलावा हमारे पास में फाइसिलिया, पुर्तगिस मैन ऑफ वॉर, पुर्तगिस मैन ऑफ वॉर फाइसिलिया, हाइड्रा, ओबेलिया, ठीक है, ब्रेन कोरल, ठीक है। तो ये मेंड्रियाना जिसे अपन कहते हैं, ब्रेन कोरल। तो सबको एक एक बार बढ़िया रिवीजन कर लिए तो तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट भी बढ़िया से क्लियर हो गया कि भाई ये सब चीज होती क्या, इसको अपन को कैसे कंप्लीट करना है। तो रिवीजन यही है। फिर एग्जाम्पल लिख लोगे ना, ठीक है, मतलब याद रखना बेटा हाइड्रा, फिर से एक बार रिवीजन कर लो। उसके बाद हमारे पास में आ गया ओबेलिया, उसके बाद आ गया ऑरिलिया, उसके बाद हमारे पास में है फाइसिलिया, फाइसिलिया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में हो गया एडमसिया, ठीक है, पिंट्यूला, पिंट्यूला, पिनिटिड्यूला इसे अपन कहते हैं,
गॉर्गोनिया, ठीक है, मिएंड्रियना, मिएंड्रिना, सबका अब अपना अपना बायोलॉजिकल नेम भी होता है, वो भी लिख सकते हो, ठीक है। फाइसीलिया को अपन कहते हैं पुर्तगस का, पुर्तगाल का वॉर आदमी, युद्ध आदमी, वॉरमैन, मैन ऑफ पुर्तगिस। एडम्सिया जो होता है वो सी एनिमोन होता है, ठीक। पिनेट्यूला जो होता है उसे अपन कहते हैं सी पेन। गॉर्गोनिया जो होता है उसे अपन कहते हैं सी फैन। मेंड्रेना जो होता है उसे अपन कहते हैं ब्रेन कोरल, ब्रेन के जैसा दिखाई देता है इसलिए ब्रेन कोरल कह देते हैं। तो हो गया काम खत्म हमारा इतने सारों में, ठीक है। तो चीजों को बार बार पढ़ने का है, जानने का है, समझने का है, जब बन जाएगा तो कहानी बन जाएगी। तीसरे नंबर पे फिर हमारे पास में क्या आ जाता है, तीसरे नंबर पे मैंने आपको बताया टीनोफोरा। टीनोफोरा पे कुछ ऐसा स्पेशल बात नहीं आता है, इसमें मुख्य लक्षण आ जाता है बेटा बायोल्यूमिनेंस। बायोल्यूमिनेंस, बायोल्यूमिनेंस का मतलब जैव संदीप्ति। इनके पास टेंटिकल्स पाए जाते हैं जहां से अटैक करता है। बायोल्यूमिनेंस के अलावा इसमें टीनोफोरा में ये भी याद रखना टीनोफोरा है हमारे पास में और इनके पास बायोल्यूमिनेंस होगा, मतलब जैव संदीप्ति, संदीप्ति। इनके पास अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता, ये सिर्फ और सिर्फ लैंगिक जनन करेंगे। जैव संदीप्ति एग्जाम्पल हो गया तो हमारे पास में हो जाएगा टीनो प्लाना। एग्जाम्पल हमारे पास में क्या है, टीनोप्लाना, और आप हो सकता है यहां पर प्लूरोब्रैंकिया, प्लूरोब्रॉन्किया। तो बस हो गया हमारे पास में ये एग्जाम्पल, ठीक है। बाकी सब कुछ ऐसा बड़ा एग्जाम्पल नहीं है। इनके पास टेंटिकल 13 से 14 पाए जाएंगे, इससे गति करता है, स्थावर भी हो सकता है, मुक्त प्लावी भी हो सकता है, वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज। बाकी जो मेन पढ़ाया था वो तो है ही है, एक बार वो उसको पूरा रिवीजन कर लेना और एक लाइन पे मैंने ये रिवीजन करा दिया। तो हमारे पास ये तीन के फाइलम जो है हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है, इसको रिवीजन करना बहुत जरूरी हो जाता है बेटा। जब आप इसे बार बार रिवीजन करते जाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ इस चैप्टर का उद्देश्य कितना अच्छा है। चलिए अब हम नए टॉपिक की तरफ में आते हैं। तो तीसरे नंबर का फाइलम, और चार्ट में एकदम याद रखना कि जब भी तुम्हें पढ़ाया जाए तो ये कम से कम याद रहो कि आवास कहाँ है, सम्मिति कहाँ है, ये लोग रहते कहाँ है, सम्मिति कैसी है, इसके पास जो सिलोमेट है कि नहीं, डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। इसके बाद ये सब बातें मैं पहले बता चुका हूं, संगठन कौन सा है, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। जनन कैसा करता है, ये अलैंगिक जनन नहीं करता, लैंगिक जनन ही बस करेगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको बिल्कुल याद रहनी चाहिए, तब जाके आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब हम आ गए चौथे नंबर के फाइलम पे। इस फाइलम पे पूरा फोकस करना। चौथे नंबर का फाइलम का नाम है प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब ये प्लेटीहेल्मिन्थेस जो है वो करेगा क्या, पहले तो मैं पहले बता रहा हूं आपको, शब्दों को पढ़ना सीखो। प्लेटीहेल्मिन्थेस का मतलब होता है, एक हेल्मिन्थेस ऐसा है, प्लेटी का मतलब होता है चपटा और हेल्मिन्थेस का मतलब होता है क्रीमी। तो चपटा क्रीमी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज प्लेटीहेल्मिन्थेस, चपटा क्रीमी, जो चपटे में ऐसा रहेगा, बढ़िया देखो सुंदर सा कितना दिखाई दे रहा है, फ्लैट शेप में अपन कहते हैं उसे चपटा क्रीमी कहते हैं, या अगर सामान्य शब्दों में कहा जाए तो दे आर फ्लैट वॉर्म। ये फ्लैट वॉर्म की तरह रहेगा, ये फ्लैट वॉर्म कहते हैं इसको। आइए इन सब के बारे में पढ़ते हैं। चपटा क्रीमी इसमें क्या क्या रहता है, तो आप वो 7-8 लक्षण तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो कि प्लेटीहेल्मिन्थेस के पास में जो है ना अंग स्तर का संगठन रहेगा, यहीं से स्टार्ट हुआ था, अंग स्तर का संगठन रहेगा। इसके पास में जो है वो बायलेटरल सिमेट्री रहेगी, इसके पास में बायलेटरल सिमेट्री रहेगी। इसके पास में जो है सिलोम जो है वो नहीं पाया जाएगा, इसके होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। जनरली जो है डिप्लोब्लास्टिक भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से डिप्लोब्लास्टिक ही होता है, ठीक है। तो इन सभी विषयों के बारे में चलो एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं। इनके अंग स्तर का शरीर का संगठन होता है, इनका जो संगठन है पहला वो अंग स्तर का है, ये हमको पता है, हमने इसको फ्लो चार्ट बनाकर ही पढ़ लिया था कि पोरीफेरा का जो है सेलुलर लेवल का, उसके बाद के 2 सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा का जो है हमारे पास में वो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, और इसके बाद के लगभग सभी का जो है अंग स्तर का संगठन रहेगा। इस संघ के प्राणी जो होते हैं पृष्ठाधार रूप से चपटे होते हैं, वो उनके पास में डॉर्सल साइड से पूरे चपटे फ्लैट रहेंगे और फ्लैट से ही सारा कहानी बनता है, इसलिए इन्हें सामान्यतः चपटा क्रीमी कहा जाता है। ये बड़ी बात हो गई कि इसलिए इनको चपटा क्रीमी कहते हैं। अब चूंकि शब्द ही क्रीमी लगा हुआ है तो क्रीमी है तो ये परजीवी होते हैं। क्रीमी जहां जहां भी चाहे चपटा हो चाहे गोल हो कुछ ना कुछ हो, लेकिन ये परजीवी ही रहेंगे। दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। सुनो, इस समूह के अधिकांश प्राणी
मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। अंतः परजीवी, दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, मतलब इनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, अगर वो पैरासाइट के तौर पर हटा दिए जाएंगे तो वो मर जाएंगे। इनमें बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो मनुष्य में, प्राणियों में ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब वो रहेगा, मतलब रहेगा, रहना ही चाहिए उसको। चपटे कृमि द्विपार्श्व समिति का होता है, ये भी हमने पढ़ लिया है। पहली बार त्रिकोरकी रहेगा और उसके बाद आकप्रगुही रहेगा, गुहा नहीं पाई जाएगी। हमने पढ़ा कि डिप्लोब्लास्टिक जो होता है वो सिलेंट्रेटा में होता है, सिलेंट्रेटा में होगा। प्लेटीहेल्मिन्थीस जो है उसके पास गुहा तो नहीं है, आसिलोमेट है, पर ये जो त्रिकोरकी है, 3 परत इसके पास में पाई जाती है, लेकिन इसके पास सिलोम नहीं होगा, आसिलोमेट रहेंगे लोग। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना कि ये त्रिकोरकी है, त्रिकोरकी का मतलब होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। अप्रगुही का मतलब होता है आसिलोमेट, आसिलोमेट। अप्रगुही का मतलब क्या होता है? आसिलोमेट, इसके पास सिलोम नहीं पाया जाएगा, आसिलोमेट है ये। द्विपार्श्व समिति का मतलब होता है बाइलेटरल सिमेट्री, और बाइलेटरल सिमेट्री जब अपन कहते हैं तो हमारे पास में नजर आता है ये सारी चीजें। ठीक, ये कहानी हमारी बन जाएगी। सो कहानी पॉइंट याद रखना, अंग स्तर का संगठन रहेगा, प्राणी जो है चपटे कृमि रहते हैं, तीसरा जो होता है चपटे कृमि कहते हैं, चौथे नंबर का परजीवी तौर पर रहेंगे, पांचवें तौर पर बाइलेटरल सिमेट्री, उसके बाद त्रिकोरकी, और उसके बाद जो है आग्रूही आसिलोमेट रहते हैं। ये बात तो हमने पहले ही सब कुछ पढ़ ली है, इसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, ये सब हमको आना चाहिए। अब पॉइंट ये आता है कि हमारे पास 5वां और 6वें नंबर का पॉइंट आता है, मादा नर अलग अलग नहीं होते। अलग अलग नहीं होते मतलब ये पॉइंट है कि ये लोग भी उभय लिंगाश्रय ही रहेंगे, लिंगाश्रय ही रहते हैं। इनके पास में जो लिंग है वो उभय लिंगाश्रय ही रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, उभय लिंगाश्रय के बाद 6वें के बाद 7वें नंबर के पॉइंट है, जब ये उभय लिंगाश्रय मतलब नर और मादा एक में ही है तो निषेचन फिर से इसके पास आंतरिक होगा। हमने टीनोफोरा में पढ़ा था, यहां पर आप जानते होंगे कि टीनोफोरा में यहां पर याद रखना कि जब भी आपको पढ़ाया जाएगा जनन, जनन में याद रखना इनके पास में बाह्य निषेचन होता है, बाह्य निषेचन होता है, ये एक अपवाद रूप है। उससे पहले भी आंतरिक निषेचन, इसके बाद भी आंतरिक निषेचन, बस इसमें बाह्य निषेचन होता है। और जब बाह्य निषेचन कह रहा है तो याद रखना यहां पर लार्वा अवस्था एब्सेंट, लार्वा अनुपस्थित, परंतु अप्रत्यक्ष, परंतु अप्रत्यक्ष परिवर्धन रहेगा। मतलब लार्वा के अलावा बहुत सारी और भी अवस्थाएं होती हैं, उस अवस्थाओं में रहेगा, लेकिन लार्वा अनुपस्थित रहेगा। ये पॉइंट होता है, बाह्य निषेचन याद रहेगा। तो ये पॉइंट बहुत पूछा जाता है। तो इनके पास भी निषेचन आंतरिक होता है और परिवर्धन में बहुत सी लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। इनके पास जो परिवर्धन होता है उसमें अथाह लार्वा स्टेज, लार्वा स्टेज है। 8वें नंबर का पॉइंट आता है, प्लानेरिया में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है। पुनरुद्भवन का मतलब होता है, यहां पर याद रखना, फ्रेगमेंटेशन कैपेसिटी, पुनरुद्भवन, इसे अपन कहते हैं रीजेनरेशन, जेनरेशन। रीजनरेशन का एकदम सीधा सा मतलब ये है, रीजनरेशन का एकदम सीधा सा मतलब ये होता है कि जब हम इसको बना रहे हैं तो ये मटेरियल जो है जितने भागों में आप चाहोगे उतने भाग में कटेगा, और हर भाग कटेगा। फ्रेगमेंटेशन हुआ, विखंडन के बाद हर एक कण जो आप इसे देखो, आपने इसे विखंडन कर दिया, विखंडन होने के बाद जब ये टुकड़े टुकड़े में 3-3 भागों में टूट जाएगा, हर टुकड़ा एक नया जीव बना के दिखाई दे रहा है, देखिए आप यहां पर। और जब हर टुकड़ा एक नया जीव बनाकर दिखाई देता है, इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं पुनरुद्भवन। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पुनरुद्भवन। देख रहे हैं आप इस पॉइंट को? सो विखंडन के बाद जो है वो चीजें मटेरियल आगे आगे विभाजित होती जा रही है, और इसी प्रक्रिया का नाम हमारे पास में पुनरुद्भवन होते हैं। तो ये लाइन बिल्कुल याद रखना कि प्लानेरिया में ये बहुत पूछा जाता है बेटा कि इनमें से कौन सा ग्रुप ऐसा है और किसमें सबसे ज्यादा जो है पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। तो आप इसे बेझिझक याद रखना कि पुनरुद्भवन की अगर क्षमता किसी में है तो वो प्लानेरिया में होती है। प्लानेरिया किस ग्रुप में आता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज में आता है। इसको जितने भागों में काटोगे, हर एक भाग विखंडन करके एक नए प्लानेरिया का निर्माण कर लेता है। ये बात यहां पर याद रहनी चाहिए। इसके बाद अगर आपको नर मादा अलग नहीं होते, आप इसे देख सकते हो कि यहां पर ओवरी है और यहां पर टेस्टिस है।
दोनों एक ही में प्रेजेंट है। तो ये जो है कहा मादा वाला भाग अंडाशय और नर वाला भाग वृषण, ये दोनों एक ही मादा में है। दैट्स वाई याद रखना ये नर अलग अलग होता है, नर और मादा एक में ही प्रेजेंट है इनके पास। तो देखो ओवरी टेस्टिस ओवरी टेस्टिस ओवरी टेस्टिस खूब सारा दिखाई दे रहा है ना। तो नर भी है इसी के पास में, मादा भी इसी के पास में, दैट्स वाई ये उभय लिंगाश्रयी, ये लाइन पूछा जाता है। यहां तक तो पॉइंट हो गया बेसिक कि भाई प्लानेरिया में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता इज अ मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ये पॉइंट याद रखना। मुख्य लक्षण आपसे क्या पूछा जाएगा, तो मुख्य लक्षण आपको प्लेटिहेल्मिन्थेस का यही बोला जाएगा, चपटा है और जो है पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है। बहुत सारी लार्वा स्टेज है और कटिंग करके ये बनाया जा सकता है, नर मादा एक में ही प्रेजेंट रहते हैं। अब अगले पॉइंट पे पहुंचते हैं। तो हमारे पास में 9वें नंबर का पॉइंट है, ये लोग उत्सर्जन कैसे करते होंगे। कोई भी मटेरियल को शरीर से बाहर निकालना है, लाना है, तो ये लोग उत्सर्जन कैसे करते होंगे। किसी भी चीज को बाहर से अंदर या अंदर से बाहर लेकर जाना है तो इनके पास में कोशिका, ज्वाला कोशिका, फ्लेम सेल होती है। ये लाइन आपको पता रहनी चाहिए। ज्वाला कोशिका जिसे अपन फ्लेम सेल कहते हैं, ये पराशरण, नियंत्रण और उत्सर्जन करती है। अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो आप देखिए कि ऐसा मान लो अगर ये चपटा कृमि है, इसके निचले हिस्से में ऐसी कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जहां से कोई मटेरियल बाहर निकल सकता है, फ्लेम सेल कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहली बार वेरी एक्सक्लूसिव कि एक विशेष प्रकार की कोशिका बनी है उत्सर्जन के लिए। तो ज्वाला कोशिका जिसका नाम फ्लेम सेल होती है, फ्लेम मतलब जलती रहती है कोशिका है, ज्वाला कोशिका प्रेजेंट है पराशरण नियंत्रण में और उत्सर्जन में, यह आवश्यक है प्लेटिहेल्मिन्थेस में। फिर हमारे पास में जो है 10वें नंबर का पॉइंट आता है कि अब जितने भी हैं सब परजीवी तौर पर रहते हैं। तो अगर ये परजीवी है तो उसके पास कुछ तो गुण होना चाहिए ना। अगर ये परजीवी है तो उसके पास कुछ गुण होना चाहिए, उसके पास में माउथ होना चाहिए, सकर, हुक होना चाहिए, अंकुश, जिससे वो ऐसा जाकर फंसा ले और चूस सके। पहला गुण तो ये होना चाहिए। दूसरा ये अनएरोबिक होना चाहिए, अवायवी, मतलब कहीं पे भी जिंदा रह सके, ये अवायवी तौर पर रह सके। तो परजीवी प्राणियों में अंकुश तथा चूसक पाए जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आप किसी प्राणी को देख रहे हो तो उसके अंकुश तथा चूसक पाए जाते हैं। अंकुश चूसक जो पाए जाते हैं, कुछ चपटे कृमि खाद्य पदार्थों को परपोषी में सीधे अपने शरीर की सतह से अवशोषित कर लेते हैं। तो कुछ लोगों का दो तरीके से काम है, या तो चूसक से ऐसे चूसेंगे उसके बाद पाचन करेंगे, और कुछ लोग जो है शरीर के बाहरी केमिकल को रिलीज कर देते हैं। कुछ चपटे कृमि खाद्य पदार्थ को परपोषी से सीधे ही अपने शरीर में प्रवेश कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। ये जो पार्ट आता है यह है चपटा कृमि का भाग। सो इसके पास में सकर और हुकर दोनों है, ठीक है। इसके आधार पर ये परपोषी तौर पर, अगर भाई मतलब किसी के शरीर में रहना तो चूसने वाला गुण तो होना चाहिए ना, अंकुश होना चाहिए ना उनके पास में, हुक, जिससे फंसा के इनको सक करने में मदद मिले, अदरवाइज कैसे सक करेंगे लोग। तो चपटे कृमि को खाद्य पदार्थ को परपोषी में सीधे अपने शरीर की सतह पर अवशोषित कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट निकल कर आता है कि अगर ये सब चीजें ऐसी हैं तो अब अगला पॉइंट आता है कि कौन कौन एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं। तो एक पॉइंट आ गया टीनिया सोलियम, जिसे अपन पोर्क टैपवर्म कहते हैं। पोर्क टैपवर्म मतलब जो सुअर के मांस में जो टैपवर्म होता है उसे पोर्क टैपवर्म कहते हैं। टीनिया सोलियम फीता कृमि से अपन कहते हैं। और दूसरे का नाम होता है फैसियोला। फैसियोला का मतलब होता है लीवर फ्लूइक, और लीवर फ्लूइक जो होता है वो प्लानेरिया उसका नाम है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, लीवर फ्लूइक है, उसके बाद प्लानेरिया है। ये सब के सब, तीसरा नाम जो प्लानेरिया है, ये सब के सब जो है उसका अलग अलग काम है, अलग अलग फंक्शन। तो इस तरीके से याद रखना, फैसियोला जिसका नाम लीवर फ्लूइक है, इसका नाम क्या है, लीवर फ्लूइक है, और जो प्लानेरिया है वो तो उसका काम अपन को पता ही है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना, लीवर फ्लूइक, फैसियोला, प्लानेरिया, टीनिया सोलियम, ये जो पॉइंट है आपको बहुत ज्यादा अचीवमेंट मतलब रखने में, क्वेश्चन बनाने में बहुत मददगार साबित होगा, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो, टीनिया सोलियम जो होता है फीता कृमि है, पोर्क टैपवर्म है, फैसियोला पर्णकृमि है, लीवर फ्लूइक है, एंड प्लानेरिया। ये तीन एग्जाम्पल है हमारे सामने और इन तीन एग्जाम्पल को हमको पढ़ना है। तो इस तरीके से मैंने आपको प्लेटिहेल्मिन्थेस के बारे में लगभग सारी जानकारी डिटेल में बता दी है। ये होते हैं प्लेटिहेल्मिन्थेस और इस तरीके से चलता है इनका काम, ठीक है, कि प्लेटिहेल्मिन्थेस क्या क्या होते हैं। तो बेटा पूरा कॉन्सेप्ट आपको तो समझा ही दिया गया है, कोई दिक्कत की बात है नहीं कि प्लेटिहेल्मिन्थेस क्या है, कैसे, कहां कहां रहता है, क्या क्या चीजें होती हैं, ऑल डन। फिर पॉइंट आता है कि अभी जो प्लेटिहेल्मिन्थेस है उसका एक मतलब आखिरी में एग्जांपल कर लेंगे। अगला पॉइंट आ जाता है एस्केलमेंथेस। एस्केलमेंथेस का मतलब क्या होता है, इसे अपन कहते हैं राउंड वर्म। एस्केलमेंथेस मतलब होता है राउंड वर्म, जिसे अपन कहते हैं गोल कृमि। गोल कृमि
कृमि से अपन कहते हैं। ठीक है, सो फाइसिलियम जो होता है एस्केलमेंथीज है वो राउंड वॉर्म है, वो मतलब क्या बोलना चाहिए, गोल कृमि है, और उसके आधार पर ही सारी चीजें चलती हैं। तो अपन गोल कृमि के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इस फाइलम के ऊपर में बात करेंगे कि फाइलम को एस्केलमेंथीज क्यों कहा जाता है। मेंथीज का मतलब तो ये पक्के, हेलमेंथीज मतलब तो वॉर्म ही होता है, ये पक्की बात है, चाहे वो प्लेटी हो चाहे एसके। एसके का मतलब हो गया राउंड, गोल है ना। तो जो हमने अभी यहां पर देखा है, ठीक है, इसके ऊपर में जो हमने अभी प्लेटी हेलमेंथीज के लिए बात की है, इसका एग्जांपल याद रखना, प्लानेरिया, लिवर फ्लुइक्स और ये पोक टेपवर्म जिसे टीनिया सोडियम कहते हैं। इनसे बीमारियां भी होती है, हमको टीनियासिस बीमारी हो जाती है। लिवर फ्लुइक भी हमारे लिए, हमारे मनुष्य में ही ये नुकसानदेह होता है। प्लानेरिया तो है ही है, फिर ये है ना। तो ये बेसिक एग्जांपल होगा, उसको हम लोग एक बार फिर से लास्ट में रिवीजन कर लेंगे तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट बढ़िया बन जाएगा। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, जो आपका एस्केलमेंथीज है। एस्केलमेंथीज क्या चीज है, इसके ऊपर में हमें क्या क्या बात करनी है। तो एस्केलमेंथीज मनुष्यों में सबसे ज्यादा बीमारी फैलाने वाला एस्केलमेंथीज ही होता है। इसे हेलमेंथीज के नाम से जानते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, कई बार हेलमेंथीज कई बार एस्केलमेंथीज दोनों लिखा हुआ रहता है, उसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं। आइए हम इसको थोड़ा सा अब यहां से ना सारा कुछ बदल जाता है। मैंने पहले बताया था प्लेटी हेलमेंथीज के बाद हर चीज बदल जाती है, और वो चार्ट आप याद रखना जो मैंने पहले बढ़ा दिया है। तो एक बार पहले फटाफट एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं। इनका शरीर का संगठन अंग स्तर का है। मैं मतलब आपको पढ़ाते समय कम से कम इतनी उम्मीद करना चाहता हूं कि आप संगठन, समिति, सिलोम, नोटोकॉर्ड, सेगमेंटेशन, ये 5-6 शब्द तो एकदम याद ही कर लो। मुझे आपको रिवीजन और चीजों को याद करवाना हो तो मुख्य लक्षण और एग्जाम्पल, और बहुत हुआ तो जनन, ये तीनों चीज का बस मैं बार बार रिवीजन कराऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें संगठन तो लगभग 11 के 11 का याद होना चाहिए, समिति 11 के 11 की याद होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपका क्या बोलते हैं, समिति के अलावा आपका सिलोम का प्रेजेंटेशन वो सबका मालूम, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक है, ये आपको मालूम रहना चाहिए। किसके पास नोटोकॉर्ड है, किसके पास नहीं, ये मालूम रहना चाहिए। किसके पास में सेगमेंटेशन है, किसके पास नहीं, ये मालूम रहना चाहिए। तो हमें रिवीजन सिर्फ 3 चीजों करना पड़ेगा आपका। एक तो सबसे पहला मुख्य लक्षण, दूसरा पॉइंट आ जाएगा फिर हमारे पास में जनन, और तीसरा फिर आवास के ऊपर में और एग्जाम्पल। ये 4 पॉइंट को आपको पढ़ना है। बाकी तो आपको मैंने ट्रिक से ही पूरा पढ़ा दिया। ट्रिक को ही याद कर लो, ट्रिक से ही पूरा बन जाएगा तुमसे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी तुम्हें याद करने में। सो ये अंग स्तर वाला संगठन चूंकि एनसीईआरटी ने लिख दिया है, इसलिए आप इसे यहां पर बस लिखते चलिए, पर अदरवाइज आपको ये याद पहले से ही रहना चाहिए, आपको डबल नहीं पढ़ना है इसको। एक चीज एक बार याद हो गई, कहानी हमारी बन गई, अब हमको डबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। तो दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास में, एस्केलमेंथीज प्राणी जो है ये गोल आकार के होते हैं, अतः इन्हें गोल कृमि कहा जाता है। ये लाइन तो मतलब आसान है, इसमें कोई बड़ी चीज है नहीं, गोल कृमि कहा जाता है। तीसरी बात यहां पर एक चीज आ जाती है कि कभी कभी ये मुक्त जीवी होते हैं, अकेले रहते हैं, जलीय भी हो सकते हैं, स्थलीय भी हो सकते हैं, ये दूसरी बात हो गई। एंड इसके अलावा पौधे और प्राणियों में परजीवी भी हो सकते हैं। पौधों में भी ये बहुत बीमारियां फैलाता है, मेलोडिजाइन इनकॉग्निसिया। इसके अलावा प्राणियों में भी बीमारी फैलाता है, वो कृमि नामक बीमारी हो जाती है ना बच्चों में, गोल गोल कृमि बनने लग जाते हैं, वो भी इनसे इसी के द्वारा होते हैं। तो ये याद रखना, ये मुक्त जीवी अकेले भी रहते हैं, जल में भी रहते हैं, स्थल में भी रहते हैं, पौधों में भी रहते हैं, जंतुओं में रहते हैं, परजीवी भी है और मुक्त जीवी भी है। चौथे नंबर पे ये पॉइंट तो आपको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है कि ये द्विपार्श्व सम्मिति होते हैं, ये पक्की बात है, हमको पता ही है। त्रिकोरकी होते हैं, इस बात में भी कोई समस्या नहीं है। कूट प्रगुही होते हैं, इस बात में भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये एक अपवाद कहानी है बेटा, याद रखना। इससे पहले वाले सब अगुही होते हैं, इसके बाद वाले सब प्रगुही होते हैं। एक अकेला बस यही है जिसके पास में स्यूडोसिलोमेट होता है, केवल इसी के पास है जिसके पास स्यूडोसिलोमेट होता है, स्यूडोसिलोमेट। ये अकेला यही, कूट प्रगुही बस यही होता है। त्रिकोरकी का मतलब होता है ये लोग होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, और इनके पास में जो सम्मिति है वो द्विपार्श्व सम्मिति है, मतलब दे हैव बाइलेटरल सिमेट्री। ये बात हमें बाइलेटरल सिमेट्री है। तो ये बात हम लोगों ने पहले पढ़ रखी है, पहले से जानते हैं, उसे बस हिंट करने की देरी बस है। शरीर का संगठन अंग स्तर का, ये बात तो हमको पता ही है, कोई समस्या ही नहीं, अंग स्तर का संगठन रहता है इसमें।
6 नंबर के पार्ट में आता है। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद एस्केलमेंथेस में वेरी एक्सक्लूसिव पहली बार आहार नाल पूर्ण होती है, जिसमें पेशीय ग्रिशनी भी होती है। पहली बार ऐसा हुआ है। याद रखना, फ्लेम सेल उत्सर्जन करने वाली पहली कोशिका फ्लेम सेल प्लेटीहेल्मिन्थेस में थी। उससे पहले सभी के पास में कोई खास अंग नहीं था। खास अंग सिर्फ प्लेटीहेल्मिन्थेस में फ्लेम सेल के नाम से आया है। इनके पास में पहली बार पूर्ण आहार नाल है, मतलब इसके पास में माउथ भी प्रेजेंट होगा और इसके पास में एनस भी प्रेजेंट होगा। सेपरेट अलग अलग प्रेजेंट रहेंगे दोनों, माउथ भी और एनस भी। ये आहार नाल पूर्ण होता है इनके हिसाब से। 7वें नंबर पे अब उत्सर्जन पदार्थ आता है कि उत्सर्जन करने के लिए इनके शरीर में रंध्र पाए जाते हैं। अवशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन करने के लिए रंध्र द्वारा बाहर निकालते हैं। इनके पास फ्लेम सेल जैसा कुछ नहीं, इनके पास बॉडी सरफेस है, उसके पास रंध्र है, छिद्र है, वहीं से सारा कुछ निकाल देता है। यही होता है हमारा एस्केलमेंथेस का कॉन्सेप्ट। एस्केलमेंथेस में कुछ चीजें और आती हैं जिसे अपन कहते हैं जनन। तो 7 पॉइंट हो गया। 8वें पॉइंट में जनन आएगा। नर और मादा एक लिंगाश्रयी होते हैं पहली बार। अभी तक द्विलिंगाश्रयी होते थे, अभी तक द्विलिंगाश्रयी होते थे। ये मैं तुम्हें आखिरी में ना एक बार में क्लियर कर दूंगा, किसके किसके पास एक लिंगाश्रय, किसके किसके पास में द्विलिंगाश्रय, किसमें आंतरिक निषेचन, किसमें बाह्य निषेचन, सब बता दूंगा मैं आखिरी में। एक बार में पूरे के पूरे 11 फाइलम को हम लोग अलग से क्लियर करेंगे, आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करो। तो ये एक लिंगाश्रय होती है, प्रायः मादा नर से बड़ी होती है। और ये बात बहुत पूछा जाता है 9वें नंबर के पॉइंट में कि इनकी मादा जो होती है वो नर से बड़ी रहती है, क्योंकि इनके पास में जो एस्केलमेंथेस में आते हैं वो मादा बड़ी है, नर छोटा रहेगा इनमें। ठीक है, ये बात याद रखना है। 10वें नंबर का पार्ट इनका निषेचन जो है वो आंतरिक है। परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है, मतलब शिशु वयस्क के समान ही दिखते हैं। इनमें कोई लार्वा अवस्था नहीं होती, एकदम शिशु वयस्क के समान ही दिखाई देगा। अथवा अगर अप्रत्यक्ष बना तो लार्वा अवस्था के द्वारा भी हो सकता है। ये 2 बातें हो गई इसमें। सो पूरा पॉइंट जो मैंने शुरू से लेकर एस्केलमेंथेस में अभी तक आपको समझाया वो एकदम बेसिक है। आप फिर से अपने पॉइंट को याद रखो कि ये त्रिकोरिक होते हैं, ये अंग स्तर का संगठन है। इनकी समिति जो है होती है आर्य समिति रहेगी। इनके पास में जो मतलब जो क्या बोलना चाहिए, प्रगुहा जो है वो स्यूडोसिलोमेट होता है। ठीक है, स्यूडोसिलोमेट होता है। ये लोग जल में भी रह सकते हैं, थल में भी रह सकते हैं, मुक्त जीवी भी है और परजीवी है, पौधों में भी और जंतुओं में भी परजीवी भी है। मुख्य लक्षण जो निकल कर आता है, इनके पास में पहली बार आहार नाल पूर्ण है, उत्सर्जन रंध्रों के द्वारा हो रहा है। जनन एक लिंगाश्रयी, मतलब नर अलग मादा अलग। निषेचन जो है वो आंतरिक हो रहा है, निषेचन जो है वो आंतरिक हो रहा है। ठीक है, निषेचन आंतरिक हो रहा है। ठीक है, नर जो होता है वो मादा जो है वो नर से बड़ी होती है, मादा जो है वो नर से बड़ी होती है। कभी कभी प्रत्यक्ष परिवर्तन भी होता है, कभी कभी अप्रत्यक्ष भी होता है। तो ये एग्जांपल आ जाता है एस्केलमेंथेस के ऊपर में। अब पॉइंट पूछा जाता है एस्केलमेंथेस का एग्जांपल कि एस्केलमेंथेस में कौन कौन आते हैं भाई। तो एस्केलमेंथेस में ये सब तुमने देखा होगा, ऐसे गोल गोल पेट में पाए जाते हैं बच्चों के, ये सब कृमि, ये सब एस्केलमेंथेस में आते हैं। तो इसमें से सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट आता है उसे अपन कहते हैं एस्कैरिस। एस्कैरिस इसे गोल कृमि कहते हैं, ये सबसे फेमस है। एस्कैरिस इसे अपन कहते हैं राउंड वॉर्म, ये नाम है, ये बच्चों के पेट में बहुत पाया जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर का पार्ट आता है वूचेरिया बैनक्राफ्टी, इसे अपन कहते हैं फाइलेरिया कृमि। ये वूचेरिया बैनक्राफ्टी जो होता है ये हमको फाइलेरिसिस, हाथी पांव फैला देता है। ये वूचेरिया जो होता है ना, ये फाइलेरियल वॉर्म होता है, आपको हाथी पांव फैलाने का काम करता है, वूचेरिया कहते हैं इसको। इसके बाद ये जो लिखाई जाता है हुक वर्म, एनसाइक्लोस्टोमा इसे कहते हैं। एनसाइक्लोस्टोमा का मतलब होता है अंशुल कृमि। ये गोल कृमि होते हैं, गोल गोल घूमने वाले काम जो होता है, ये प्लेटीहेल्मिन्थेस में आते हैं। बात समझ में आई, ये प्लेटीहेल्मिन्थेस में आते हैं। तो ये पार्ट हम लोगों को बिल्कुल याद रखना है कि चीजें कैसे बनेंगी, क्या क्या होता है। चलो एक बार फटाफट अब इसको अपन अपने शब्दों में रिवीजन करते हैं। पहली चीज बेटा, शुरुआत करेंगे हम लोग इसके आवाज से। मतलब मैं तुम्हें ये वाला कॉन्सेप्ट इसलिए बताता हूं ताकि तुम्हें बढ़िया क्लियर हो जाए कि हमें पढ़ना क्या क्या है। आवाज में सबसे पहला पार्ट आता है कि ये लोग हो सकते हैं मुक्त जीवी भी हो जाए, है ना। ऐसा पॉइंट बना बना कर लिखना, मुक्त जीवी भी हो सकते हैं, स्थलीय भी हो सकते हैं, जलीय भी हो सकते हैं, और पौधों एवं जंतुओं में परजीवी भी हो सकते हैं।
ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताए वो सारे परजीवी फॉर्म में तो ही थे। फिर आ जाता है इनका संगठन। अब इसे फटाफट समझ लेते हैं संगठन कैसा होता है। तो संगठन वाले कॉन्सेप्ट पे आता है बेटा कि संगठन इनका कैसा होगा। मैंने बताया था अंग स्तर का, अंग स्तर का संगठन है। फिर पॉइंट आएगा इस पे, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा पॉइंट, सम्मिति कैसी होगी। सम्मिति कैसी होती है, तो इनकी सम्मिति जो होती है वो बाइलेटरल सिमेट्री, द्विपार्श्व सम्मिति, द्विपार्श्व सम्मिति, ये हमको पता रहना चाहिए। अब जितने भी प्लेटी के बाद जितने भी हैं वो द्विपार्श्व सम्मिति वाले रहेंगे। तीसरी बात, त्रिकोण की रहेगा, ठीक है। चौथे नंबर का कूट प्रगुहा होगा। और कूट प्रगुहा को याद रखना कि ये कूट प्रगुहा उसी को कहते हैं जिस जो आधा मेसोडर्म से ढका रहता है, जिसकी गुहा आधा मेसोडर्म से ढकी हुई है और आधा ओपन है। पांचवें नंबर का पॉइंट ये आ जाता है, ये हो गया दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरा, ये हो गया चौथा, ये पांचवा। छठवें नंबर का पॉइंट आ गया, उत्सर्जन जो है वो रंध्र के द्वारा, उत्सर्जन रंध्र के द्वारा होगा। सातवें नंबर का पॉइंट आएगा, पाचन तंत्र पूर्ण रहेगा, परिसंचरण की अभी भी कोई बात नहीं है। आठवें नंबर पे एक लिंगाश्रयी है बेटा, ये लोग कैसे हैं, एक लिंगाश्रयी है। इसके बाद ये जो है नर मादा अलग अलग है, मतलब इसी में याद रखना आंतरिक निषेचन होगा। आंतरिक क्या होगा बेटा इनके पास में, निषेचन होगा। इसके बाद आठवें के बाद नौवें नंबर पे पॉइंट पे आना, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है या प्रत्यक्ष भी हो सकता है, परिवर्धन। समझ में आई मेरी बात। तो ये परिवर्धन प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। 10वें नंबर पे पॉइंट आता है, इसके पास में मुख्य रूप से परजीवी है ना, अंकुश पाया जाएगा, शक्कर इनके पास में ही पाया जाएगा। और सबसे लास्ट में पार्ट आता है एस्कैरिस। एस्कैरिस को याद रखना बेटा, ये गोल कृमि है, ये बहुत पूछा जाता है। गोल कृमि किसे कहते हैं, एस्कैरिस को। इससे बीमारी होती है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइड की वजह से, एस्कैरिसिस, अमीबियासिस, पेचिस इसे अपन कहते हैं, या पेचिस, एस्कैरिस, एस्कैरिसिस इसे अपन कहते हैं। फिर पॉइंट आ जाता है एनसाइक्लो स्टोमा, इसे अपन कहते हैं हुकवॉर्म, इसका नाम होता है हुकवॉर्म, मतलब चूसक कृमि, अंकुश कृमि। और उसके बाद में आ जाता है बेटा वूचेरिया। वूचेरिया जो होता है वो हाथी पांव, फाइलेरियल वॉर्म कहते हैं। तो बेटा अब तुम जो है ना चौथे नंबर का जो हमारा फाइलम है वो याद कर लिया, पोरीफेरा, अब वो मतलब हमारे पास में सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, फिर प्लेटीहेल्मिन्थीज और एस्केल्मिन्थीज। मतलब 11 में से 5 विकेट डाउन हो चुके तुम्हारे, अब बचे 6। तो 5 अगर तुमने बढ़िया से क्लियर कर लिए तो 6 अगले तो याद ही हो जाना। अब तो थोड़ा बहुत जान पहचान वाले आएंगे, ये तो हमारे जान पहचान के नहीं थे। एक लाइन पे मैंने पूरा कहानी पूरा तुम्हारा लिख दिया, देख रहे हो। तो बस ऐसे ही पॉइंट को बना बनाकर लिखते चलोगे तो तुम्हारी कहानियां बढ़िया हो जाएंगी, ठीक है। चलो फिर से फटाफट एक बार पूरा देख लो, कहीं पर भी कोई दिक्कत लगनी नहीं चाहिए। हमने स्टार्ट किया बेटा कहां से, हमने स्टार्ट, ये तो पहले से ही हमने पढ़ रखा था ये सब चीजें, एग्जांपल वो तुम्हारा रिवीजन कल कर लेना। प्लेटीहेल्मिन्थीज यानी चपटा कृमि। चपटा कृमि में मैंने पहले ही बताया अंग स्तर का संगठन होगा, ये तो हम जानते ही हैं। ये भी द्विकोरकी त्रिकोरकी होते हैं। इनके पास में भी जो हमारे पास में पृष्ठधर के रूप में चपटे रहते हैं, चपटा कृमि कहते हैं। और बहुत तौर पर परजीवी रहते हैं। द्विपार्श्व सम्मिति है, पक्की बात है, त्रिकोर की है और अप्रगुही होती, प्रगुहा नहीं पाए जाते। इनका मुख्य लक्षण आपसे पूछा जाएगा, इज अ रीजनरेशन। जितने भागों को काटोगे नया 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 पैदा हो जाएगा, ये सबसे बड़ा गुण है रीजनरेशन। किसका, प्लेटीहेल्मिन्थीज का। इसके अलावा नर मादा अलग नहीं होते, मतलब ये उभय लिंगाश्रयी ही होंगे, ये उभय लिंगाश्रयी होंगे। तो ये उभय लिंगाश्रय, इससे पहले सब उभय लिंगाश्रय, लेकिन इसके बाद जो एस्केल्मिन्थीज आता है वो एक लिंगाश्रयी होगा। निषेचन अभी भी आंतरिक ही हो रहा है, बाह्य केवल टीनोफोरा में हुआ था, बाकी सब में आंतरिक हो रहा है। बहुत सी लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं, मतलब अप्रत्यक्ष परिवर्धन ही होता है, पुनरुद्भवन की असीम क्षमता है। उत्सर्जन का मेन कॉन्सेप्ट जो है वो ज्वाला कोशिका के द्वारा पराशर नियंत्रण सब कुछ मेंटेन होता है, एंड इनके पास चूसक पाए जाएंगे।
तो ये चूसक जो है ना, इससे या तो अवशोषित कर लेगा, या तो मतलब खाद्य पदार्थ को पर सीधे अपने अंदर ले लेता है, या तो उससे बाहर की सतह से अवशोषित करता रहता है। तो इनके पास हुक एंड वर्म दोनों पाया जाएगा, सकर और हुक दोनों पाए जाएंगे ताकि ये पकड़ सके। फिर एग्जाम्पल आ जाता है प्लानेरिया, उसके बाद लिवर फ्लिक, और उसके बाद हमारे पास में ये पोर्क टेपवर्म जिसका नाम है टीनिया सोलियम। मैंने पहले बताया टीनिया सोलियम बहुत ज्यादा सुअर के मांस खाने की वजह से जो है ना, वहां पर उनके स्टमक में इन सब में प्रेजेंट रहता है। जो ज्यादा खाते हैं उनको ये वाली बीमारी टीनियासिस नाम की बहुत होती है। लिवर फ्लिक तो बहुत है, फैसियोला लिवर फ्लिक, ये कई बार इसका नाम पूछा जाता है। आखिरी में एक बार फिर हम एग्जाम्पल के ऊपर में बात करेंगे, ट्रिक की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, 5-6 बार रिवीजन करना है, अपने आप सब डन हो जाएगा हमारा। अगला पॉइंट नेक्स्ट क्लास में फिर एक बार रिवीजन करा दूंगा, चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं आपको, बस पढ़ते बस चलो, ठीक है। जितनी बार तुम्हें रिवीजन चाहिए उतनी बार करो, लेकिन करते रहो, बस पढ़ते जाओ। जितनी बार पढ़ते जाओगे उतना बढ़िया तुम्हें समझ में आता जाएगा। ये हो गया हमारा संगठन। अब हम पहुंच गए बेटा, इसका एग्जाम्पल याद रखना, वुचेरिया एंड साइक्लोस्टोमा एस्केरिस, रिवीजन तो करा ही दिया है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। अब हम पहुंच जाते हैं 6 नंबर के फाइलम में। 6 नंबर का जो हमारा फाइलम है उसका नाम है एनालिडा। इसका भी कोई नाम ही होगा, एनालिडा बहुत फेमस है। और एनालिडा मतलब ये होता है बेटा रिंग्ड एंड सेगमेंटेड वर्म। सेगमेंटेशन मतलब याद रखना, खंडी भवन जो खंडन मैंने पढ़ाया था ना, वो 3 में ही मैंने पढ़ाया था, एक आर्थ्रोपोडा में, एक एनालिडा में और एक कॉर्डेटा में। तो पहली बार ऐसे कुछ जीव जंतु जिनके ऊपर ऐसा खंड 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 दिखाई देगा। ये भी क्रीमी ही है, लेकिन खंड क्रीमी है, ये लोग बटे बटे भागों में है, खंडित खंडित क्रीमी है। तो ये याद रखना कि रिंग और सेगमेंटेड वर्म जब अपन पढ़ते हैं तो ये एनालिडा को याद रखना कि ये सेगमेंटेड वर्म है। और जब अपन सेगमेंटेड वर्म के बारे में बात करते हैं तो सेगमेंटेड वर्म में एक कहानी एकदम सबसे खास बात ये निकल कर आती है कि सेगमेंटेड वर्म में अब हमें क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ वैसा ही लगभग रहेगा। फिर अपने गुणों को याद करो, फिर सम्मिति को याद करो, फिर त्रिकोर की द्विकोर की याद रखो, फिर प्रगुहा गुहा को याद करो, फिर ये सब कुछ याद करो, बाकी कहानी आसान। तो चलो एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। पहले आवास पे पहला क्वेश्चन आ रहा है, ये लवणीय तथा अलवण जल दोनों में रहते हैं। अगर जलीय है तो लवण अलवण दोनों में रह लेंगे, स्थलीय भी रहते हैं, स्वतंत्र जीव भी है और कभी कभी परजीवी भी हो सकते हैं। ये पॉइंट याद रख लेना, ये कभी कभी क्वेश्चन में फंसा सकता है कि क्या एनालिडा परजीवी होता है, बोले हाँ कभी कभी। क्या स्थलीय होता है, हाँ कभी कभी। क्या जलीय होता है, हाँ कभी कभी। हर चीज में कभी कभी वाला ऑप्शन है कि थोड़ा थोड़ा सब में पाया जाए, हर चीज को खुश करके रखा हुआ है। फिर पॉइंट आता है इसका, दूसरे पॉइंट पे आता है संगठन। नो डाउट अब मैं सब में बता चुका हूं कि अंग स्तर का संगठन है, द्विपार्श्व सम्मिति होगा, ठीक है, त्रिकोर की प्राणी होंगे, प्रगुहा पाया जाएगा। ये 4 लाइन तो ऐसे ही लिख लो यार, तुम्हें लिखने की जरूरत ही नहीं है। अंग स्तर का संगठन है, ये हमने ट्रिक में ही पूरा क्लियर कर लिया है। द्विपार्श्व की सम्मिति है, द्विपार्श्व की सम्मिति है, त्रिकोर की है, वो भी क्रमिक पुनरावृत्ति मतलब ये होता है। अच्छा त्रिकोर की है ये भी याद रखना, और त्रिकोरिकी के बाद एक लाइन यहां लिखा हुआ है कि क्रमिक पुनरावृत्ति मतलब एक ही चीज बार बार पुनरावृत्त होती है, ये विखंडित शरीर है, विखंडित खंडित, इट्स कॉल्ड सेगमेंटेशन, वेरी एक्सक्लूसिव। पहली बार ऐसा हुआ है इसके पास सेगमेंटेशन पाया जा रहा है, खंडन पाया जा रहा है, और ये गुही प्राणी होते हैं। तो यार ये कम से कम 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट तो तुम्हें मैंने फ्लो चार्ट में ही पढ़ाते समय समझा दिया था, तो कम से कम इन 5 को तो तुम बढ़िया से बना ही लो। वही चीज लिखा हुआ है तीसरा पॉइंट में, इनका शरीर स्पंज खंड 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 में बटा होता है। आपने कॉकरोच को देखा होगा, आपने अथवा मतलब केचुआ को देखा होगा, केचुआ इसमें आता है, उसमें लाइनिंग 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 जो बनी रहती है वो खंड ही है, उसका विखंडन ही है, वो विखंड करके अलग अलग बना हुआ रहता है। इसके बाद चौथे पॉइंट पे आता है कि ये जब खंड में बटा हुआ रहता है तो इनके शरीर में जो ये गोल गोल दिखाई देता है ना, उसको लैटिन एन्युलस कहते हैं। लैटिन एन्युलस का मतलब होता है सूक्ष्म वलय। अब लैटिन एन्युलस है, व्हाई इट इज कॉल्ड एनालिडा। एनालिडा कहने के पीछे रीजन क्या है? एनालिडा कहने के पीछे रीजन ये है, दे हैव एन्युलस, सूक्ष्म वलय, और ये गोल 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 जो वलय दिखाई देगा, दैट्स वाई याद रखना इसका नाम एनालिडा रखा जाएगा। इसे अपन कहते हैं लैटिन एन्युलस,
अगर एन्युलस है दैट्स वाई इसका नाम मैंने क्या रखा है, मैंने मतलब बायोलॉजी वाले साइंटिस्ट लोगों ने रखा है एनलिडा। ये पॉइंट भी याद रखना, दे हैव एन्युलस, एनलिडा इसीलिए कहते हैं। फिर आ गया 5वें नंबर के पॉइंट पे कि इन प्राणियों में दो तरीके से, अनुदैर्ध्य मतलब सीधा सीधा भी और वृत्ताकार, दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं जो चलने में सहायता करती हैं। इनका जो गमन है वो पेशीय मस्कुलर मूवमेंट होता है। केचुआ आपने देखा होगा कि गोल गोल पेशी तो है ही है, आपस में भी जुड़ा हुआ रहता है। तो ये अपने आप को ऐसा सिकोड़ेगा, फिर फैलाएगा, फिर सिकोड़ेगा, फिर फैलाएगा, फिर आगे जाएगा, ऐसा करके आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। ये इसके ऊपर का विशेष गुण है कि इसके पास मस्कुलर मूवमेंट होता है। अब इसके बाद आता है 6 नंबर के पार्ट में, जैसे जैसे इनके मतलब मूवमेंट करने के 2-3 तरीके, कुछ लोग मसल्स के द्वारा करते हैं, किसी किसी के पास में कुछ कुछ पैर जैसी संरचना पाई जाएगी। अब देखो उसके बता रहे हैं बाद में। जलीय एनलिडा, कुछ लोग जल में रहते हैं, जैसे एग्जांपल आता है नैरिस में पार्श्वपाद उपांग जैसे पैरापोडिया पाया जाता है। ये पूछ दिया जाएगा कि व्हाट इज पैरापोडिया। पैरापोडिया का मतलब जल में रहने वाले उपांग जो उसको तैरने में सहायता करते हैं, ये पाया जाता है नैरिस में। दूसरा, इसमें बंद परिसंचरण तंत्र होता है। पहली बार याद रखना, परिसंचरण तंत्र पहली बार ऐसा हुआ है कि बंद परिसंचरण तंत्र एनलिडा में, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, इसके तुरंत बाद वाला कॉकरोच आएगा, उसमें ओपन हो जाएगा, लेकिन पहली बार क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जैसा कुछ है। ये लाइन याद रखना। पाचन तंत्र की शुरुआत जो है बेटा वो आती है स्केलमेंथिस से, पूर्ण पाचन तंत्र की, और परिसंचरण तंत्र की जो शुरुआत है वो स्टार्ट होता है एनलिडा से। ये लाइन आपको याद रहनी चाहिए, एनलिडा से परिसंचरण तंत्र और पाचन तंत्र की शुरुआत आपको स्केलमेंथिस से हो जाती है। इनमें पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर कोई स्थली है तो वो पेशियों के द्वारा चलन करेगा, और अगर कोई जली है तो वो पैरापोडिया उसके पास पाया जाएगा। फिर बंद परिसंचरण तंत्र है। 8वें नंबर का इनका पॉइंट, जो उत्सर्जन है वो एक वचन नेफ्रीडियम के द्वारा करेगा, वृक्कक जिसे अपन नेफ्रीडियम कहते हैं। तो यहां पर उत्सर्जन का भी एक विशेष भाग है जिसे नेफ्रीडियम के द्वारा ये उत्सर्जन करेगा। इनके पास पहली बार तंत्रिका तंत्र भी पाया जा रहा है, मतलब ब्रेन के पास में, ब्रेन भी है इनके पास। तंत्रिका तंत्र गुच्छिकाएं होती है, इनके पास गैंग्लियन पाया जाता है, और ये गैंग्लियन से ब्रेन जैसा काम करवाते हैं पार्श्व तंत्रिका तंत्र के द्वारा, जिसमें दोहरी तंत्रिका तंत्र रज्जु होती है, और इस तरीके से ये पॉइंट बनता रहता है। दोहरी अधर तंत्रिका तंत्र मतलब डॉर्सल साइड में दोहरी जो डबल वाली जो है रज्जु इनके पास में पाई जाती, जिससे अपना तंत्रिका तंत्र वाला कॉन्सेप्ट चलाते रहते हैं। फिर 10वें नंबर पे पार्ट आता है, अगर एक नेरिस को देखा जाए, अगर जो जली है वो याद रखना वो एक लिंगी होते हैं। नेरिस याद रखना, जली एनालिडा है वो एक लिंगी होता है, नर और मादा अलग अलग नहीं होते उसमें, मतलब अलग अलग होते हैं, सॉरी, नर और मादा अलग अलग होते हैं, एक लिंगी होता है। लेकिन जो स्थली है, केचुआ और जोंक, अर्थवर्म और लीच, नर मादा एक में ही रहते हैं, इसलिए इन्हें हम उभय लिंगाश्रयी कहते हैं। तो 3 एग्जाम्पल तो तुम्हें यहीं से क्लियर हो गए, जोंक, लीच और आपका ये नैरिस। ये 3 एग्जाम्पल मुख्य रूप से एनालिडा के आते हैं। तो आप एनालिडा में ये याद रखना कि ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, यही कहानियां हैं, इन्हीं को अपन फिर अपन रिवीजन कर लेंगे। तो ये हो गया अर्थवर्म केचुआ, इसे अपन अर्थवर्म कहते हैं। फेराटीमा, इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है बेटा, फेराटीमा, पूछ दिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, फेराटीमा केचुआ। उसके बाद हिरोडिनोरिया, ये हिरोडिनोरिया, लीच इसी को चूसक कहते हैं, रक्त चूसक, जोंक, हिरोडिनारिया। और लास्ट वर्ड आता है, इसे अपन कहते हैं नैरिस, इसे अपन कहते हैं सैंडवर्म। ये आपने देखा होगा, सैंडवर्म इसे अपन कहते हैं, ये नैरिस है। ये जली है और ये दोनों स्थली है, ये पॉइंट याद रखना। इन दोनों की खास बात क्या है, ये स्थली है, लिंगाश्रयी। इसका मेन फीचर जो है, जो आपको कंपैरिजन में पढ़ना, ये एक लिंगाश्रयी, और इसे आपको याद रखना, ये स्थली है, ये लोग द्विलिंगाश्रयी होते हैं, मतलब उभय लिंगाश्रयी। द्वि तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं, ये लोग कैसे होते हैं, उभय लिंगाश्रयी। याद हो गया। अब अगला पॉइंट ये आता है कि ये और कैसे होते हैं, ये मस्कुलर मूवमेंट करेंगे। मस्कुलर मूवमेंट का मतलब ये होता है, इनकी गति जो होती है वो पेशीय गति होगी, है कि ये और कैसे होते हैं, ये मस्कुलर मूवमेंट करेंगे।
मस्कुलर मूवमेंट का मतलब ये होता है इनकी गति जो होती है वो पेशीय गति होगी, उनके पास पेशियां पाई जाएंगी और इनके पास में पाया जाता है बेटा, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा ये याद रखना इनके पास पाया जाएगा पैरापोडिया। सो पैरापोडिया से ये अपना मूवमेंट करवाते हैं, चलन वगैरह करवाते हैं, ये नेरिस का खास बात है। चलो एक बार फटाफट एनलिडा को पढ़ ही रहे हैं तो एनलिडा के ऊपर में आप क्वेश्चन को भी बना देते हैं। तो जब अपन एनलिडा के ऊपर में क्वेश्चन बता रहे हैं तो पहला नाम तो इसके पास में एनलिडा का नाम याद रखना, तो इनके पास में पाया जाता है बेटा सर्कुलर एन्यूलस, इस वजह से इसका नाम एनलिडा पड़ा हुआ है। दूसरा नाम यहां पर रख देना कि ये आवास कैसे होते हैं बेटा, स्थलीय भी होते हैं, ठीक है। स्थली का एग्जाम्पल लिख लेना, स्थली में कौन आता है, केचुआ, और कौन आता है, लीच यानी जोंक, उसके बाद जलीय नैरिस, ठीक, ये वर्ड आ गया। यहीं पर वो सारे गुण लिख दो यहां पर यार। जो क्या है इसके पास मूवमेंट जो है ना पेशीय मूवमेंट होगा, पेशीय गति होगी इसके पास में, इसकी गति जो होती है ना वो पैरापोडिया के द्वारा होगी, पैरापोडिया के द्वारा होगी, ये गति हो गई। ये याद रखना ये होते हैं उभयलिंगाश्रयी, यहीं पर सारा कुछ लिख लो तो अपना क्लियर हो जाएगा आपको। उभयलिंगाश्रयी होते हैं, ये लोग होते हैं एक लिंगाश्रयी। तो बढ़िया, यहीं पे पूरा बढ़िया क्लियर होता जा रहा है और क्या चाहिए। ये 3-4 पॉइंट हो गए। अब क्या पूछा जाएगा आगे, आप लोग जानते हो अंग तंत्र का स्तर का संगठन, अंग तंत्र का क्या होगा, संगठन त्रिकोर की होने ही होना है इनको। इसके अलावा इनके पास में जो है वो पाया जाएगा त्रिकोर की होना है, प्रगुहा पाया जाएगा, ये लोग सिलोमेटित होते ही होना ही होना, ये तो पद क्लियर ही है। द्विपार्श्व सम्मिति होना इनके पास में, द्विपार्श्व सम्मिति, ये तो रहेगा ही रहेगा। अब मेन पॉइंट निकल कर आता है बेटा कि पाचन तंत्र तो पूर्ण ही रहेगा, पाचन पूर्ण रहेगा तंत्र, ये पक्की बात है, हमको मालूम रहना चाहिए। फिर पॉइंट निकल कर आता है कि पाचन तंत्र ये मान लो पहला हो गया। दूसरा हो गया उत्सर्जन तंत्र कैसा होगा, तो उत्सर्जन के लिए अब यहां पर आ गया कि एक विशेष अंग नेफ्रीडियम, याद रखना बेटा कि एक मैंने बताया था फ्लेम सेल प्लेटिहेलमिन्थेस में, और यहां पर आ गया नेफ्रीडियम। तीसरे नंबर पे परिसंचरण कैसा होगा, इनको भूलना नहीं है, परिसंचरण तंत्र मैंने आपको बताया है बंद प्रकार का होगा, बंद परिसंचरण तंत्र। चौथे नंबर पे फिर गतिशीलता वाला कॉन्सेप्ट तो आ गया, उत्सर्जन भी हो गया, परिसंचरण भी हो गया। अच्छा याद रखना तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र दोहरा, वो भी मतलब रज्जू वाला, ठीक है। गैंग्लियन पाया जाएगा, गैंग्लियन का मतलब जहां पर तंत्रिका का गुच्छा पाया जाता है, गैंग्लियन, वो भी अधर सतह पर, अधर सतह पर मतलब निचली सतह पर होगा, ये हो गया। 5वें नंबर पे अब तो जनन वगैरह बात कर लिए हैं, इनका मुख्य लक्षण जो पेशी है भी है और गति भी अलग अलग तरीके, ये सब इसके मुख्य लक्षण ही है। सबसे आखिरी में एक पॉइंट और ये आ जाता है 5वें नंबर पे, एग्जाम्पल आ जाएगा, तो एग्जाम्पल पे ये याद रखना कि इनका एग्जाम्पल है एस्कैरिस और नॉट एस्कैरिस। इनके पास एनलिडा है, हाँ एस्कैरिस सॉरी फेरेटिमा, फेरेटिमा, ठीक है, इसे अपन केचुआ कहते हैं, ठीक है। एस्कैरिस तो उसमें आता है आपका एस्केलमेंथेस में, फेरेटिमा केचुआ। इसके बाद हीरू डोनेरिया, इसका नाम होता है जोंक, ये जोंक इनके पास में पाया जाएगा, है ना, ये क्या पाया जाएगा, जोंक। और सबसे लास्ट वर्ड आता है, इसे अपन कहते हैं नैरिस, इसे अपन कहते हैं सैंडवॉर्म। ऐसा लगता है कि ये रेतीली भूमि में चलता है, नैरिस इसे अपन कहते हैं। तो कहानी हो गई खत्म, ये सारा पार्ट एनलिडा याद रखना है, आपको रिवीजन करके रखना है, जो चीज समझ में नहीं आए
फिर वो आप मुझे बता सकते हैं। तो चीजें आसान है, कहानियां उससे भी आसान है, चीजें 3-4 बार रिवीजन, इसलिए मैं बहुत स्लोली तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं, बार बार रिवीजन करके और नेक्स्ट क्लास में फिर इसको रिवीजन करा के देन फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो 1 मिनट रिवीजन अब तो 2 बार करा ही चुका हूं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज मैंने केवल 3 फैमिली आपको बताई है। एक का नाम होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस, फिर याद करो, अब भी क्लास खत्म होने के बाद फिर से लिखना पूरा। उसके बाद आ गया आपके पास में एस्केलमेंथिस, ठीक, लास्ट वर्ड आ जाता है जिसे अपन कहते हैं एनालिडा। ठीक, चीजों को पढ़ो, जितनी बढ़िया चीज तरीके से याद हो जाए, फिर अगले फाइलम की तरफ अपन चलते हैं। ठीक है, तो चलो इतनी कहानियां याद रखो, एक आधा क्वेश्चन बनाते हैं इसके ऊपर में, खूब सारे क्वेश्चन जैसा भी होगा बनाते हैं इसके ऊपर में। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 अब तुमने पढ़ ही रखा है, तो बताओ कि नीडोब्लास्ट किस संघ का मुख्य लक्षण है। ठीक है, विच फाइलम हैव नीडोब्लास्ट इन द मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर, जिसके पास में हो सकता है नीडोब्लास्ट। नाम है आपको पता है, पोरीफेरा, एनालिडा, सिलेंट्रेटा, या इनमें से कोई नहीं, क्या लगता है आपको? डेफिनेटली सिलेंट्रेटा इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिलेंट्रेट इसका सबसे सही जवाब होगा, क्योंकि उसी को निडारिया कहते हैं और उसी के पास नीडोब्लास्ट भी रहता है। दूसरा प्रश्न है, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी मैंने बीच बीच में डाल दिए हैं, देखो जैसे 2019 में पूछा गया था। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन है, अंग तंत्र संगठन स्तर है, द्विपार्श्व सम्मिति है इसके पास में, और पूर्ण प्रगुही है, और शरीर का खंडी भवन वे जीव जो संघ सभी उपरोक्त विशेषताओं को दर्शाते हैं। सही विकल्प बताओ। पूर्ण प्रगुही है और शरीर का खंडी भवन भी है, मतलब ऐसे कौन कौन से जानवर हैं जिनके पास सेगमेंटेशन है, उनके पास सिलोम पूरा पाया जा रहा है, द्विपार सम्मिति है और अंग स्तर का संगठन है। अब देखो भाई, अंग स्तर का संगठन तो 7-8 फाइलम में है, द्विपार सम्मिति भी 7-8 फाइलम में है, पूर्ण प्रगुहा भी कम से कम 4-5 फाइलम में है, लेकिन खंडी भवन केवल 3 ही फाइलम में रहता है, और वो है एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। तो इस हिसाब से एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्बेटा, एक्चुअली कॉर्बेटा लिख दिया इसने, इससे कॉर्डेटा आंसर होगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सही जवाब है इसका बी आंसर। अब हम पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ में। पोरीफेरा में स्पंज गुहा कशाब कोशिकाओं द्वारा आश्रित होती है, और उन कशाब कोशिकाओं को, जिस फ्लैजिलेटेड सेल को हम किससे आश्रित है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑस्टिया, ऑस्कुलम, कोइनोसाइट या मेसेनकाइमल कोशिका। किस कोशिका से अंदर की तरफ वो आश्रित रहती है? बाहर की तरफ ऑस्टिया रहेगा, अंदर की तरफ एक कोशिका है, और उस कोशिका का नाम हमारे हिसाब से कोइनोसाइट सेल होता है। होप सो ये बात क्लियर होगी। याद रखिएगा, डायग्राम बनाते समय, क्वेश्चन बनाते समय हमें ये बात बिल्कुल क्लियर कट याद रहनी चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं और हमको पढ़ना क्या चीज है। जिस तरीके से हम उसे क्लियर करेंगे, उतना बढ़िया हमें वो टॉपिक समझ में आता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ में चले गए। प्लानेरिया में किसकी अधिक क्षमता होती है? प्लानेरिया के पास में मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर, सबसे अधिक क्षमता किस चीज की होती है? कायांतरण की, पुनरुत्पादन की, पीढ़ी एकांतरण की, या जैव संदीप्ति की? बताओ। पुनरुत्पादन मतलब वही रीजनरेशन, पीढ़ी एकांतरण मतलब मेटाजेनेसिस और मेटामॉर्फोसिस, और जैव संदीप्ति यानी बायोल्यूमिनेंस। ये तो गुण है भाई टीनोप्लाना का। पीढ़ी एकांतरण गुण जो होता है वो होता है सिलेंट्रेट्स का, और पुनरुत्पादन ये राइट आंसर है प्लानेरिया का। प्लानेरिया को काट दो, अंग अंग कण कण उसका नया जीव बना लेता है और नए खंड बना लेता है, ये इसका सही जवाब है। ठीक है, ये डायग्राम भी याद होगा आप लोग को, पोरीफेरा का डायग्राम, कि इनके पास में ऐसा यहाँ पर जैसे हम लोग बनाते हैं, तो ये ऑस्टिया बनता है ना, और फिर ऑस्टिया का अंदर वाला भाग इनके पास में स्पॉन्जिन, इसके पास में ये अमीबियोसाइट सेल, यहाँ पर जो है कोइनोसाइट सेल, यहाँ से जो है कॉलर सेल, और ऐसा ऐसा फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है। इसे कोइनोसाइट कहते हैं, इसे कॉलर सेल कहते हैं, इसे फ्लैजिला कहते हैं, ये तो अपन को पता ही है। अब हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ में, इसके ऊपर में ध्यान देते हैं। निम्नलिखित जंतु समूहों में से कौन एक ही फाइलम के अंतर्गत आते हैं? 4-5 एग्जाम्पल लिखे और आपको पढ़ना है कि कौन एक ही फाइलम में आते हैं। मलेरिया परजीवी, अमीबा और मच्छर। अमीबा नहीं आता, अमीबा प्रोटोजोआ में आता है, तो ये आंसर गलत हो गया। केचुआ, पिनवर्म, फीता कृमि। ठीक है, पिनवर्म, फीता कृमि, टैपवर्म ये जो होते हैं ये आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस में, केचुआ आता है एनालिडा में, इसलिए ये आंसर भी गलत हो गया।
फिर आया झिंगा, बिच्छू, लोकस्टा। टिड्डा, बिच्छू मीन्स स्कॉर्पियन एंड झिंगा मीन्स प्रॉन। ये सही जवाब है। ये तीनों आते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा में। किसमें आते हैं? आर्थ्रोपोडा में। तो आर्थ्रोपोडा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस आंसर का सबसे सही जवाब होगा आर्थ्रोपोडा। इसमें सही आंसर बनेगा। स्पंज, समुद्री एनिमोन एंड स्टारफिश, ये तो गलत जवाब हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं समुद्री एनिमोन, सी एनिमोन जो है ये सिलेंट्रेट्स में आता है, ठीक है। स्पॉन्ज पोरीफेरा में आता है एंड स्टारफिश जो है वो आता है हमारे हिसाब से इकाइनोडर्माटा में, ठीक है। तो सबका अपना अपना ऑप्शन है और इस हिसाब से सही आंसर आपका बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ में चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र जीवी है? आपको बताना है इनमें से कौन है जो पैरासिटिक नहीं है, जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है। सिस्टोमा, ठीक है, गोल मोजेन सिस्टोमा, प्लानेरिया, टीनिया और फैसियोला। लीवर फ्लूक स्वतंत्र जीवी है क्या? टीनिया सोलियम स्वतंत्र जीवी है क्या? प्लानेरिया स्वतंत्र जीवी है क्या? या सिस्टोमा जो है स्वतंत्र जीवी है क्या? इसका सही आंसर बनेगा प्लानेरिया। प्लानेरिया कुछ हद तक स्वतंत्र जीवी रह सकता है, लेकिन सिस्टोमा, टीनिया, फैसियोला ये मेरे हिसाब से आंसर सही होगा कि इसमें से नहीं होगा, ठीक है। कुछ हद तक सिस्टोमा भी रहता है, बट पूर्ण रूप से जो है ना स्वतंत्र जीवी हो सकता है वो है प्लानेरिया, ठीक है। लेकिन इसका एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, तो इस हिसाब से मैं ज्यादा सही आंसर गा को लगा रहा हूं, लेकिन ये डी ऑप्शन भी कुछ हद तक होता है, लेकिन अब इसको अपन देखेंगे बाद में, ठीक है। तो ये ऑप्शन ऐसा बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ में चलते हैं कि क्वेश्चन किस चीज की उपस्थिति के कारण एक ही फाइलम से संबंधित है, मतलब ये बिलोंग करते हैं एक ही फाइलम से, किस कारण से, क्या उनका पास है जिस वजह से वो एक स्पेशल फाइलम में बिलोंग कर रहे हैं। द्विपक्षीय सम्मिति है, मतलब द्विपार सम्मिति उसका मेन लक्षण है क्या? संयुक्त पैर, जॉइंट अपेंडेजेस, ये इंपॉर्टेंट है। एंटीना या खंडित शरीर। खंडित शरीर और भी बहुत सारे लोगों में हो सकता है, एंटीना और भी बहुत सारे लोगों में हो सकता है, द्विपक्षीय सम्मिति भी बहुत सारे में हो सकता है। संयुक्त पैर, ज्वाइंट अपेंडेजेस जिसे अपन कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ झींगे तितलियों में होता है, मतलब ये ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा का मेन गुण क्या है? ज्वाइंट अपेंडेजेस। दैट्स व्हाई क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड ऑप्शन एकदम सही ऑप्शन यहाँ पर साबित होगा। उसके बाद हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ में। 8वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर बनेगा, कटल फिश का संबंध। याद रखना, मैं 3-4 फिश की बात किया था मैंने। एक पॉइंट आया था जेली फिश, ठीक है, जो हमारा आता था हमारे सिलेंट्रेट्स में। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको स्टार फिश इकाइनोडर्माटा में आता है। फिर यहाँ पर कटल फिश लिखा हुआ है। कौन कौन सा फिश कौन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ये बहुत पूछा जाता है। तो कटल फिश का संबंध कौन से संघ है? होप्स आपको पता होगा, मोलस्का में संबंधित होते हैं बेटा ये कटल फिश, और ये आंसर सही है। तो ये आज हम लोगों ने बहुत सारे फाइलम पढ़ लिए हैं। आज मैंने एस्केलमेंथिस आपको पढ़ा दिया, प्लेटीहेलमिन्थिस पढ़ा दिया, एनलिडा पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में नए नए फाइलम, नई नई कहानियां, नए नए कॉन्सेप्ट और भी हम लेकर आएंगे, और उसके ऊपर में फिर हम बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस भरपूर बनाते जाओ। 8-8, 9-9 क्वेश्चन तो मैं वैसे ही आपसे करवाते जा रहा हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा बन जाए। और एक दिन में ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी, 7, 8, 9 चीजें वैसे भी, जैसे हम लोग जो जितना भी देर पढ़ रहे हैं ना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्लास में आपको 10-20 मिनट का जो गैप मिल जाएगा, इस गैप में आप लोग फटाफट नोट्स बना के रिवीजन जरूर कर लेना। क्लास खत्म होते ही रिवीजन कर लोगे तो तुम्हारा बढ़िया कहानी हो जाएगा, और नेक्स्ट क्लास से पहले तुम्हारे पास एक 5-10 मिनट का ब्रेक भी मिल जाएगा, ताकि तुम अच्छे से कंप्लीट कर सको, ठीक है। रिवीजन करना, कहीं पे कोई दिक्कत आ फिर से रिवीजन करो, बार बार पढ़ो। मैं वैसे भी अंत तक इसका रिवीजन करवाते चले जाऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।